सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। फ्रेंड्स, कॉस्ट अकाउंट्स में आज हम सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मटेरियल अकाउंट्स वन। ये यूनिट वन का ही चैप्टर है। जैसे कि पहले हमने चैप्टर देखा एक कॉस्ट अकाउंट चैप्टर नंबर वन। तो ये जो कॉस्ट अकाउंट के अंदर हमने देखा कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट अकाउंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में हमने डिस्कस की। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो कोई पार्ट है कॉस्ट के अंदर या कॉस्ट एलिमेंट्स जो माना जाए वो है मटेरियल। तो यहाँ पे दो चैप्टर है ऐसे, मटेरियल अकाउंट्स वन और मटेरियल अकाउंट्स टू। अब इस दोनों चैप्टर में हमें मटेरियल को, यानी कि जो हमारा कॉस्ट का एक मेन कंपोनेंट या मेन पार्ट्स एलिमेंट्स हम माने जाता है, वो जितना उसको हम कंट्रोल कर सके, उसको किस तरीके से करें, उसकी सब टेक्निक या फिर मेथड हम सीखेंगे कि हाउ टू कंट्रोल मटेरियल्स। तो मटेरियल्स अकाउंट वन के अंदर थोड़ी बहुत टेक्निक हम सीखेंगे, उसके बाद मटेरियल टू के अंदर भी उसकी थोड़ी टेक्निक है वो सीखेंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर वन है मटेरियल अकाउंट्स वन का, उसमें हम देखेंगे मीनिंग, यानी मटेरियल का मीनिंग क्या होता है। अभी तक हमारे दिमाग में यही था, मटेरियल्स मतलब रॉ मटेरियल, बट मटेरियल्स जो है वो कॉस्ट अकाउंट्स के मेथड के लिए, कॉस्ट अकाउंट्स की टेक्निक के लिए उसका मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, कैसे मटेरियल कंट्रोल के अलग अलग से टाइप्स होते हैं वो देखेंगे। और फिर देखेंगे एक बिन कार्ड, एक वैसी टेक्निक जहाँ पे हम मटेरियल का वेस्टेज होने से सुधार सकते हैं या वेस्टेज कम करवा सकते हैं। मतलब जो भी वेस्टेज हो रहा है उसके ऊपर हम ट्रैकिंग कर सकते हैं कि कहाँ पे वो वेस्टेज हो रहा है, कहाँ पे मटेरियल की शॉर्टेज आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेक्चर और ये चैप्टर मटेरियल अकाउंट्स वन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन। तो हमने पहले देख ही लिया है, मटेरियल जो है वो सबसे एक बड़ा एलिमेंट्स होता है कोई भी प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए। अब द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर्म अ मेजर फैक्टर इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, मेजर फैक्टर है कोई भी प्रोडक्शन के लिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट हम प्रोडक्शन करते हैं उसका, तो वहाँ पे जो मटेरियल का पार्ट होता है वो बहुत ही मेजर पार्ट रहता है। Majority of industries, more than 50% of the total production cost of a product is represented by direct materials. Means बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे रॉ मटेरियल का पार्ट जो होता है वो 50% से ज़्यादा उसके प्रोडक्ट के कॉस्ट का पार्ट रहता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मटेरियल का कंपोनेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमें जहाँ पे भी कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक यूज़ करनी है तो वहाँ पे सबसे पहले फोकस हमारा होना चाहिए मटेरियल पे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है उसके अंदर 50% से भी ज़्यादा का जो पार्ट है वो है मटेरियल। मटेरियल्स आर नो लेस इंपॉर्टेंट देन कैश, एज मच केयर ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड एज दैट ऑफ कैश। जैसे हम बिजनेस के अंदर या फिर बिजनेस के अलावा भी केस की जितनी भी इम्पोर्टेंस है हमारे पास, मतलब पैसा मनी की जितनी इम्पोर्टेंट है उतनी ही इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल की होती है कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर। बराबर। तो ये तीन चीज़ें हमें बहुत ध्यान में रखनी है। इससे पता चलता है हमें कि कॉस्ट अकाउंट जो है वो किस तरीके से हमें कॉस्ट कंट्रोल करने में या कोई प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के अंदर हमें कॉस्ट जो फाइंड करनी है, कॉस्ट डिटरमाइन करनी है, उसमें कैसे हेल्प करता है। ठीक है,
मटेरियल के कितने टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मटेरियल्स का टाइप मतलब प्रोडक्ट वाइज मटेरियल के टाइप्स नहीं, हम पूरी इंडस्ट्री या पूरी कॉस्ट अकाउंट्स की मेथड के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें ये टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है। अगर ऐसा नहीं है कि टाइप्स ऑफ मटेरियल का मतलब ये नहीं कि भाई प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में जाता हूँ तो वहाँ के अंदर रॉ मटेरियल अलग होता है, केमिकल के अंदर इंडस्ट्री में जाए तो वहाँ पे रॉ मटेरियल अलग होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाए तो वहाँ पे अलग होता है। ऐसे टाइप्स नहीं, वो तो इंडस्ट्री वाइज हो गया। बट आप कोई भी इंडस्ट्रीज के अंदर कॉस्ट अकाउंट के सिस्टम जब अप्लाई करना चाहते हो, कॉस्ट अकाउंट के सिस्टम से हमें कॉस्ट कंट्रोल करना है या सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए, मतलब कॉस्ट अकाउंट के जितने भी बेनिफिट्स जो है वो हमें लेने हैं, तो यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि मटेरियल का टाइप्स कितना होता है। फॉर द कॉस्ट अकाउंटिंग दो टाइप्स के मटेरियल होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है कि ये पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये कोई भी प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसका कोई भी पार्ट होता है, वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। जैसे कि मान लो हमने कोई मास्क बनाने का काम करते हैं, तो जो मास्क का जो भी प्लास्टिक का मटेरियल जितना भी यूज़ होता है वहाँ पे, वो हो जाता है हमारे लिए डायरेक्ट मटेरियल, बराबर। बट वो जो प्रोडक्शन हम करते हैं और जिस पे प्रोडक्शन हम करते हैं, यानी कि मशीनरी के लिए जो भी यूज़ होता है, बराबर, वो पार्ट ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे एग्जांपल लेकर समझते हैं, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल का मीनिंग क्या होता है? नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। एक एग्जांपल समझते हैं कि देखो, वुड यानी कि कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई कंपनी है, बराबर, तो उसके लिए वुड जो होता है, जो लकड़ा जो होता है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल डायरेक्ट माना जाता है, डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट है। कुछ भी बनाओगे तब वही उसी को ऊपर कुछ भी प्रोसेस करके हम बनाएंगे, तो वो होता है डायरेक्ट मटेरियल। अब इसके साथ ही टूल्स, ऑयल, ग्रीस, कॉटन वेस्ट, ये सब भी यूज होता है, तो ये भी मटेरियल है, बट ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट को हमें रॉ मटेरियल्स में फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कई सारे यूज करने पड़ते हैं मटेरियल, वो मटेरियल होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, वो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट के लिए भी नहीं होता है, पूरी इंडस्ट्री मतलब पूरे फैक्ट्री के लिए सब ये कॉमन यूज होता है, इसलिए उसको इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। और डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट का वो पार्ट होता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि वुड और फर्नीचर का, इसी हिसाब से हम कंप्यूटर की जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पे देखें तो कंप्यूटर का जो मेन मेन पार्ट्स जो होता है वो होता है डायरेक्ट मटेरियल, बट उसके साथ उसके टूल्स होते हैं, उसको साफ सफाई करने के लिए कुछ मटेरियल यूज़ होता है, बराबर, वो सारी चीज़ें, वायरिंग जो सब होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है फिर इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से दो टाइप के मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ स्टोर्स, स्टॉक एंड इन्वेंट्री। अब ये तीन वर्ड जो है यहाँ पे, तीन वर्ड को बराबर से समझने हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल के लिए कभी कभी इन्वेंट्री वर्ड भी यूज होता है, कभी स्टॉक भी यूज होता है, और स्टोर्स भी यूज करते हैं। अब ये तीनों का मीनिंग क्या होता है, बराबर? तो स्टोर का मीनिंग होता है, स्टोर यानी कि रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। स्टोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो आप देखिए। स्टोर्स के अंदर आ जाता है रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो भी रॉ मटेरियल यूज होता है वो। कंज्यूमेबल स्टोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें स्टोर्स में आती है। मतलब जब भी हम फाइनेंशियल अकाउंट की कोई भी बैलेंस शीट वगैरह कुछ देखें तो वहाँ पे स्टोर, स्टॉक, इन्वेंट्री ऐसी चीज़ें लिखी होती है। तो स्टोर्स का मीनिंग ये होता है कि स्टोर्स की जब हम वैल्यू निकाले तो उसमें कितनी आइटम इंक्लूड होती है, रॉ मटेरियल इंक्लूड होता है, कंज्यूमेबल स्टोर मतलब जो कंज्यूमेबल आइटम्स होती है वो यूज़ होती है यहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस जो ऐसी प्रोडक्ट जहाँ पे अभी कुछ प्रोसेस करने की बाकी है, थोड़ी बहुत प्रोसेस हो चुकी है वैसी प्रोडक्ट, वो वर्क इन प्रोग्रेस। स्पेयर पार्ट्स जो हम यूज़ करते हैं, बराबर, टूल्स एंड अदर इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें की वैल्यू जो होती है उससे बनता है स्टोर्स, बराबर। अब इसमें ऐड होता है स्टॉक। अब स्टॉक में क्या आता है? स्टॉक का मीनिंग खाली होता है फिनिश गुड्स लाइंग इन गुडाउन। स्टॉक के अंदर यही चीज़ें आती है जो सेल्स करने के लिए रेडी है, मतलब बिल्कुल रेडी है,
खाली वो तैयार करके सेल्स के मतलब गोडाउन में पड़ी है, जैसे ऑर्डर मिला हमने डिस्पैच किया, वैसी सारी चीज़ें जो भी है उसे हम कहते हैं स्टॉक, यानी कि फिनिश गुड्स का स्टॉक, उसी को बोलते हैं हम खाली स्टॉक, बराबर। अब इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है? तो इन्वेंट्री का मीनिंग यहाँ पे ये होता है रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल स्टोर और वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब तीन चीज़ों का यहाँ पे एक और भी आएगा फिनिश गुड्स, चार चीज़ों यहाँ पे इंक्लूड होती है इन्वेंट्री के अंदर, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ये जो चार आइटम यहाँ पे मैंने लिखी, वो सब चीज़ें जो होती है वो हमारी इन्वेंट्री मानी जाती है। इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल भी आ गया, हमारे पास कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है, कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब कंज्यूमेबल आइटम्स का भी कितना स्टॉक पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस कितने प्रोडक्ट जो है हमारी वो वर्क इन प्रोग्रेस में है, मतलब कितने परसेंटेज के स्टेजेस पे है, और फिनिश गुड्स, ये सारी चीज़ें मिला के होती है इन्वेंट्री। तो अभी ये तीनों वर्ड का मीनिंग आपको सही में समझ में आया होगा। स्टोर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, बराबर, टूल्स इक्विपमेंट सब सब कुछ आ गया, स्पेयर पार्ट भी आ गया सब। फिर स्टॉक के अंदर ओनली फॉर फिनिश गुड्स आता है, और इन्वेंट्री बनती है दोनों का टोटल करके, मतलब कि रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। इन्वेंट्री के अंदर स्पेयर पार्ट और टूल्स वगैरह आते नहीं है, बराबर, क्योंकि स्पेयर पार्ट और टूल्स वगैरह जो होता है वो एसेट्स का एक पार्ट सब माना जाते हैं, मतलब वो मशीनरी का एक पार्ट्स हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों का मीनिंग होता है स्टोर्स, स्टॉक और इन्वेंट्री। ये क्यों हमें जानने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें मटेरियल पे कंट्रोल करना है, तो मटेरियल पे कंट्रोल करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्टोर्स में क्या क्या चीज़ें आती है, स्टॉक में क्या क्या आता है, और इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। ये तीनों का मीनिंग जो है वो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कहीं पे भी हमें कॉस्ट अकाउंट की कोई भी टेक्निक का यूज़ करना है, कोई भी मेथड का यूज़ करना है, तो ये मीनिंग जो है वो हमें पता होना चाहिए, स्टोर्स, स्टॉक और इन्वेंट्री। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। स्टोर्स के अंदर मतलब हम देखते हैं तो मटेरियल एंड स्टोर आर नॉट सिनोनिमस। मटेरियल और स्टोर ये दोनों सेम नहीं है, बराबर। कभी कभी यूज इसलिए होता है, इसीलिए ये कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत पड़ती है कि मटेरियल और स्टोर एक ही चीज नहीं है। मटेरियल्स इंक्लूड ओनली रॉ मटेरियल, मटेरियल का मतलब खाली होता है रॉ मटेरियल। इसीलिए देखो इन्वेंट्री के पार्ट में हम देखो तो वहाँ पता चलेगा रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स जो है वो तो रेडी प्रोडक्ट है जो सेल करने के लिए रेडी है, तो उस पर तो कुछ करना ही नहीं हमें, क्योंकि वो तो प्रोडक्ट तैयार हो गई। हमें कंट्रोल किस पे करना है? मटेरियल पे। मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल, बराबर। मटेरियल का मतलब स्टोर्स नहीं होता, स्टोर्स में तो इतनी सारी चीज़ें होती है, रॉ मटेरियल के साथ दूसरी चीज़ें भी आती है, मतलब स्टोर्स का मतलब मटेरियल नहीं होता है। मटेरियल्स इंक्लूड ओनली रॉ मटेरियल। ठीक है, अब मटेरियल का कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं हम, बराबर। तो यहाँ पे अलग अलग से उसकी टेक्निक हम देखेंगे, अलग अलग से उसकी मेथड है जो इंडस्ट्री वाइज जिसको जिस तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत है उस टाइप से वो करेंगे। सबसे पहली जो है वो है कंट्रोल ओवर परचेस। अब परचेस पे कैसे कंट्रोल करना है? मटेरियल जब परचेस करके हम लाते हैं तो उसके मतलब कैसे कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टेक्निक है, यहाँ पे कुछ सिस्टम है, जैसे कि एस्टिमेट मटेरियल रिक्वायरमेंट। मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको पहले एक बजट बनाना पड़ता है, वो बजट बनाने के बाद हमें पता चलता है कि इतनी रिक्वायरमेंट है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही हम ऑर्डर देंगे। कई सारी इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि प्रोडक्शन जो होता है वो कंटिन्यूसली रहता है। अब कंटिन्यूसली प्रोडक्शन रहता है तो उसको साल भर की कितनी रिक्वायरमेंट है उसका एक एस्टिमेशन होता है, और बल्क में जब आप किसी को सप्लायर को ऑर्डर दोगे तो ओबियसली वहाँ पे रेट आपका कम मिलेगा आपको। ठीक है, तो बल्क में ऑर्डर दे दिया, एस्टिमेट कर लिया कि पूरे साल की इतनी रिक्वायरमेंट है, वो एस्टिमेशन से हमें एक साथ बड़ा ऑर्डर देने के लिए मालूम पड़ा, फिर वो जो ऑर्डर है हम जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मंगाएंगे, बट ऑर्डर के टाइम हमें रेट का जो बेनिफिट है वो रेट का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है, और हम मटेरियल की कॉस्ट कम कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग वेरियस लेवल्स। हाँ, अब ये लेवल्स जो है वो टेक्निक हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, किस टाइप से लेवल होते हैं। लेवल्स का मतलब ये होता है कि हमारे गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा है, जो इन्वेंट्री हमारी पड़ी है, उसमें रॉ मटेरियल के हम जो भी अलग अलग टाइप के मटेरियल होते हैं वहाँ पे हम एक लेवल फिक्स कर देते हैं प्रोडक्शन के वाइज, कि भाई इतना मटेरियल पड़ा है तो इतने दिन के लिए चलेगा, इतने दिन के लिए प्रोडक्शन की एक्टिविटी चलेगी। मान लीजिए कि 7 दिन का स्टॉक हमारे पास पड़ा है, तो 7 दिन तक कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता रहेगा, नया मटेरियल नहीं आएगा फिर भी,
तो नया मटेरियल जो लाने का टाइम है वो टाइम हमारे पास 5 या 6 दिन का होना चाहिए, ताकि एक दिन पहले हमारे पास दूसरा मटेरियल आ जाए। तो ये जो है वो एक लेवल हो गया कि ये मैक्सिमम इतना लेवल रहेगा, उससे ज़्यादा जाएगा तो लॉस है, उससे कम जाएगा तो प्रोडक्शन रुक जाने का डर है, बराबर। तो ऐसे कुछ एक लेवल डिसाइड किए जाते हैं, उसमें मैक्सिमम लेवल आता है, मिनिमम लेवल आता है, एवरेज लेवल आता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेलेक्टिंग सप्लायर, कौन से सप्लायर से हम मटेरियल लेंगे, कोटेशन प्रिपेयर करेंगे, और प्लेसिंग परचेस ऑर्डर एक साथ ही हम कर देंगे और उसको रिकॉर्ड कर देंगे हमारे रजिस्टर में, ताकि हमें पता चल जाएगा कि हमने इस सप्लायर को ऑर्डर दिया है और ये रेट पे ऑर्डर दिया है और इसी रेट पे हमारे पास मटेरियल आएगा, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप से मटेरियल आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम एडवांस प्लानिंग करके परचेस के ऊपर कंट्रोल करके मटेरियल की प्राइस को, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली एक मेथड है। दूसरा है कंट्रोल ओवर रिसिप्ट। देखो परचेस का अंदर हमने जो भी देख लिया, उसके बाद कंट्रोल करने का दूसरा स्टेज आता है, वो है रिसिप्ट, यानी कि रिकॉर्डिंग रिसिप्ट ऑफ गुड्स। जब गुड्स आता है, देखो ऑर्डर तो हमने सप्लायर को दे दिया, अब जब मंगवाएंगे तो वो माल भी भेज देगा, बट जब माल इनवर्ड होगा, फैक्ट्री के अंदर आएगा, तब उसका एंट्री होना चाहिए, बराबर। तो रिकॉर्डिंग वहाँ पे इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का भी इंस्पेक्शन होगा, और चेकिंग द इनवॉइस, इनवॉइस भी चेक करेंगे, जितने रेट में हमने अमाउंट के ऑर्डर दिया था उसी रेट पे मटेरियल आया है कि नहीं। सैंक्शनिंग द पेमेंट, पेमेंट की कंडीशन जो भी थी 30 डेज 45 डे, उस हिसाब से पेमेंट का ऑर्डर दिया है, पेमेंट हुआ है कि नहीं, वो सैंक्शन करने की अथॉरिटी किसी को दी जाएगी। इफ गुड्स आर टू बी रिटर्न, रिटर्न ऑर्डर मस्ट बी प्रिपेयर्ड। अगर गुड्स कोई भी रीज़न से हम रिटर्न कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, या फिर एक्सेप्ट करने के बाद उसमें जो जो खराब है वो रिटर्न कर दिया, कुछ भी हुआ, तो उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब रिटर्न ऑर्डर बनाना चाहिए। सारी बातें जो होती है वो सब कुछ ऑन पेपर होगी, मतलब सारे को वाउचर बनेंगे। जब ऑर्डर दिया तो परचेस ऑर्डर बनेगा, जब मटेरियल आया तो उसका इनवर्ड रिसिप्ट बनेगा, अगर हमने उसको रिजेक्ट किया तो उसकी रिजेक्शन नोट बनेगी, बराबर। ये सारी चीज़ें होती है, तब जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं ओवर रिसिप्ट। रिसिप्ट हो गया, अब दूसरा स्टेज। अब तीसरा स्टेज है स्टोरेज का। माल तो आ गया हमारे पास, फिर उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रिपेयरिंग ए प्लान फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स को स्टोरेज कैसे करना है उसका भी प्लान बनाना है। कैसे, तो जैस जो मटेरियल की पहले रिक्वायरमेंट है वो पहले मिल सके, ऐसे ऐसे उसको स्टोर करना है, और जिसकी हमें 2-3 दिन 4 दिन बाद में ज़रूरत है, उसको हम उस तरीके से स्टोर करें, मतलब अरेंजमेंट कैसे करना है वो भी देखते हैं। बिन कार्ड प्रिपेयर करना है, वो इसी चैप्टर में हम देखेंगे बिन कार्ड क्या होता है, बराबर। हर एक स्टॉक के पास एक हम कार्ड लगा देंगे और कार्ड रखेंगे, उसमें जितना भी इनवर्ड आउटवर्ड होगा वहाँ पे उसमें नोट होगी, और जो भी पर्सन वहाँ पे होगा वो इसमें नोट करेगा, और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो भी स्टॉक इसमें से इनवर्ड आउटवर्ड हुआ और स्टॉक में पड़ा है उसकी। तो स्टोरेज करने के बाद ये है ताकि कोई भी पर्सन वैसे यहाँ से मटेरियल लेके जा सके नहीं। तो इस तरीके से हम स्टोरेज पे कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन, एनी पर्सन, कोई अनऑथोराइज पर्सन को वहाँ पे हम आने देंगे कि परमिशन नहीं रखेंगे, बराबर। एनी पर्सन एंटरिंग स्टोर्स, स्टोर्स में आने के लिए उसके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और ऑथोराइज पर्सन ने ही वो दिए होंगे, तभी उसको वहाँ पे एंट्री मिलेगी। डिटरमाइनिंग वेरियस स्टॉक लेवल्स, जो पहले भी देखा हमने कि हम लेवल नक्की कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग वेरियस लेवल्स, वो मटेरियल का लेवल था यहाँ पे स्टॉक लेवल, बराबर। तो स्टॉक लेवल भी हम फाइंड कर सकते हैं, और उसी हिसाब से फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, बराबर। और कंजप्शन का भी कंट्रोल किस तरीके से रख सकते हैं, 4 टाइप के ही कंट्रोल होता है मटेरियल्स के अंदर। परचेस करते टाइम कंट्रोल रखना है, मटेरियल आने के टाइम यानी कि रिसिप्ट के टाइम, और फिर स्टोरेज के टाइम, और फिर कंजप्शन, गोडाउन में माल रख दिया, वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए कब जाएगा और किस तरीके से जाएगा, वो होता है कंट्रोल ओवर कंजप्शन, बराबर। आस्क मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप ओनली, गोडाउन से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप के जरिए ही जाएगा, कोई भी पर्सन आके जितना ज़रूरत है उतना लेके जाएगा नहीं, बराबर। वो एक कंट्रोल के सिस्टम हो जाती है। प्रिपेयरिंग ट्रांसफर नोट व्हेन मटेरियल ट्रांसफर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी हमने ट्रांसफ़र करना है मटेरियल, तो वहाँ पे भी ट्रांसफ़र नोट बनेगा, ताकि पता चलेगा हमें, ऑन पेपर ही पता चल जाता है, ऑन रिकॉर्ड ही पता चल जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट के कौन से प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है,
और टाइमली और पीरियोडिकली उसको हम फिजिकली चेक कर दें, तब हमें पता चलता है कि ये मटेरियल का यूज़ किस तरीके से होता है। कोई शॉर्टेज है तो क्यों शॉर्टेज है उसका रीज़न जान सकते हैं, बराबर। कोई ज़्यादा मटेरियल हो गया तो भी ज़्यादा क्यों है, कुछ भी वहाँ पे ऑन पेपर और फिजिकल में डिफरेंसेस आता है, तब हम वो चेक कर सकते हैं। कंट्रोल कंजप्शन ऑफ मटेरियल बाय कॉस्ट रिकॉर्ड। कॉस्ट रिकॉर्ड के हिसाब से देखो, हमने पहले बजट बनाया था कि भाई एक प्रोडक्ट हम बनाएंगे तो उसके अंदर इतना ही कंजप्शन होगा, बट जब यूज़ करते हैं तब ज़्यादा हो जाता है, बराबर। तो फिर यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई एक हमारा स्टैंडर्ड बजट यही है कि एक यूनिट बनाने के लिए 1 kg मटेरियल ही यूज़ होता है, एक स्टैंडर्ड रेशियो है। बट आपने जब प्रोडक्ट तैयार की तो वहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा हुआ, तो फिर आप कोई भी पर्सन से पूछ सकते हो भाई इतना कंजप्शन क्यों हुआ, ज़्यादा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये होता है कंजप्शन पे कंट्रोल। तो ये 4 टाइप के हिसाब से हम मटेरियल पे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें से हम ये चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो है एक बिन कार्ड और दूसरा है लेवल्स, बराबर। तो लेवल्स किस तरीके से फाइंड करने हैं, जिसकी जो साइंटिफिक कुछ मेथड होती है, जो प्रूवन मेथड होती है कि उसी हिसाब से आप देखोगे और उसी हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली वो कंप्लीट ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, जो होता है बिन कार्ड उसको कैसे बनाना है, और वो होता है दूसरा लेवल्स, तो लेवल्स हमें किस तरीके से फाइंड करना है, उसकी साइंटिफिक फॉर्मूला क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे हम इसके टेक्निक पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड।